नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेशी भारत में टॉक विद कुमार। मेरे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ्रांस की और फ्रांस को किस तरीके से बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है और फ्रांस के बात करने पर या फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा एक एक खास धर्म के लोग किस तरीके से टची फील कर रहे हैं, तो उस टची फीलिंग की बात करेंगे और खास तौर से इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले फ्रांस के एक शिक्षक की हत्या के बाद जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयानों के बाद और फ्रांस में किस तरीके से उस शिक्षक को सर्वोच्च जो है उनका फ्रांस का वो रत्न या पुरस्कार दिया गया, उसके बाद फ्रांस एक तरीके से और वहां के राष्ट्रपति एक तरीके से इस खास जिहादी सोच के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने क्लियर कट बोला, डोनाल्ड ट्रंप की तरह भारत को कोई नहीं बोलता, वो मुद्दा मैं कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोला डोनाल्ड ट्रंप की तरह और इस खास तरीके के जिहाद पर उन्होंने बात की। उसके बाद आप अगर देखें टर्की टर्की के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान एक तानाशाह, वो कहते हैं कि इमैनुअल जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और वहां पाकिस्तान जो है वो अपने राजनीतिक संबंध खत्म करने की बात कर रहा है फ्रांस से। वहां मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं वो भी फ्रांस को धमकियां दे रहे हैं और सबसे खास बात है कि फ्रांस कह रहा है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स का अगर बहिष्कार करेंगे तो मुझे आप सच बोलने से नहीं रोक सकते। लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है तमाम देशों की, उस पर बात करेंगे और तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, जो विश्व के बड़े नेता होने का दम भरते हैं, उसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, शी जिनपिंग को भी आप, शिटलर को भी उसमें गिन सकते हैं आप, और आप अमेरिका तो इसमें है ही, लेकिन खास बात है कि इंग्लैंड और रशिया के लोग किस तरीके से इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ धीरे धीरे ही सही खड़े हो रहे हैं और आने वाले विश्व में इसकी क्या परिस्थिति होने वाली है आने वाले भविष्य पर, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, एक बार उन लोगों का आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ निहारिका मिश्रा जी मौजूद हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सोशल चीजों को लेकर या मुद्दों को लेकर ये अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखती हैं, अलग मुद्दों को वो लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। यूरोप में अलग अलग मुद्दों को और अलग अलग सामाजिक कार्यों को लेकर और ऑफिशियल टूर को लेकर भी निहारिका जी गई हैं और वहां के मुद्दों को भी बेहतर समझा है। निहारिका जी आपका भी स्वागत है। रचित हमारे साथ, सब लोग तंत्रा इनका एक यूट्यूब चैनल है और रचित जी एक अलग अलग मुद्दों पर गुर्दे छीलने में परफेक्शन है इनके पास और अलग अलग मुद्दों को यूट्यूब के माध्यम से लोगों में सच्चाई पता बताते हैं। तो जो हमारा चैनल है सत्यान्वेशी भारत, तो सत्य का अन्वेषण रचित जी बहुत बेहतर और बढ़िया करते हैं। रचित जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अखिलेश गौतम है, राजनीतिक समीक्षक है और देश की राजनीति के साथ साथ आप कहें तो पूरे विश्व की राजनीति को बहुत बेहतर अखिलेश जी समझते हैं। अखिलेश भाई आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राज लहरी साहब हैं, भारत की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय खेमेबाजी को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं और देश के इतिहास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं। एक खास तरीके का प्रेम अगर आप कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए राज लहरी साहब के मन में है और सेव बंगाल जो कैंपेन है ममता के खिलाफ, उसको लेकर राज लहरी साहब काम करते हैं। राज लहरी साहब आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राकेश सिंह परमार, सामाजिक और राजनीतिक चिंतक, और इनके एफबी पर ये रोज लाइव आते हैं, अलग अलग चैनलों पर आते हैं और अपनी सोच और अपनी दृष्टि को लेकर पैनी निगाह रखते हैं। राकेश जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पुनीत शाह जी मौजूद हैं, एनआरआई हैं और देश और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं और अमेरिका से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं। पुनीत जी आपका भी स्वागत है और सच बोलते हैं, सबसे खास बात है, पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में सच की बलि नहीं देते हैं। पुनीत जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं निहारिका जी के पास पहुंचता हूं और निहारिका जी क्योंकि कहना चाह रही थी इस मुद्दे पर कुछ, सबसे पहले निहारिका जी के पास ही पहुंच रहा हूं मैं। निहारिका जी आपको क्या लगता है ये किस तरीके से अगर फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति हैं उनका विरोध और फ्रांस के बॉयकॉट की बात करना या उसके गुड्स की बॉयकॉट करना, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? यानी कि चोट बिल्कुल सही जगह लगी है जी। देखिए बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में फ्रांस बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, परंतु
फ्रांस की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके इतिहास में जाना होगा। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू करूंगी। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए पूरे विश्व को, और ये दो शब्द थे लिबरेशन और इक्वालिटी। इन दो शब्दों में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन दो शब्दों में बहुत ही गहरा विरोधाभास है। लिबर्टी यानी आजादी सहज ही जन्मसिद्ध है और इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, जबकि इसके विपरीत इक्वालिटी जो है वो हमेशा बराबरी की बात करती है और इसे लागू करना पड़ता है। और आज की डेट में जहां फ्रांस में सोसाइटी की पकड़ कम होती जा रही है, वहां पर लिबर्टी और आजादी की बहुत ही अधिकता है। तो उससे क्या हो रहा है कि अब वहां पर इस लिबर्टी का तो बोलबाला है, पर जो इक्वालिटी है उसका ओरिजिन अगर हम रिलीजन से जोड़ें तो हम देखेंगे कि अब्राहमिक विचारधारा या इस्लामिक विचारधारा के लोग इक्वालिटी को ज्यादा मानते हैं। अब क्या होता है कि इक्वालिटी के चक्कर में उनके पास इस्लाम में एक चीज होती है ज़कात, जो कि एक तरीके का टैक्स होता है। अब इस टैक्स को लागू करने के लिए वो लोग सब लोगों से, सोसाइटी से ये टैक्स लेते हैं ताकि कमजोर तबके के लोगों को उस टैक्स से फायदा दिलाया जा सके। अब ये एक एक्सट्रीम है। तो आप ये देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी जो कि दोनों ही नेशन के पार्ट हैं, पर इन दोनों की सोच में बिल्कुल विरोधाभास है। और इस विरोधाभास के कारण आज फ्रांस में जो सबसे ज्यादा दंगे और बिल्कुल विचारधारा, विपरीत विचारधारा में एक्सेस में जाके जितनी भी एन आई फॉर एन आई लीव्स द होल फ्रांस ब्लाइंड, ये एक स्थिति आ गई है। तो अभी फिलहाल तो मैं इस पॉइंट पे ही रखूंगी, आगे अपने इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है हम लोग आगे और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं वो उसको उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे विषय खास बात ये है कि ये जो एक नए तरीके की आप सोचें कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो हैं वो कहते हैं कि गुड्स को हम आपके बॉयकॉट कर देंगे, आप सच बोलेंगे तो आपके मुंह पे टेपी चेप है ना, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो आपको गोंद लगा देंगे। तो क्या सच बोलने से भी तमाम जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, उम्मा जिन्हें उम्मा कहते हैं, वो रोकना चाहते हैं? रचित जी, शरिया लॉ आ रहा है, इक्वालिटी की वजह से शरिया लॉ आ रहा है आगे। हाँ, तो ये सरिया और ये अम्बा सरिया और ये पिलर और ये ईट बारूद, ये भारत में की आवश्यकता नहीं। मैं तो इसे सिरे से खारिज करता हूँ अपने तमाम डिबेट्स में। रचित जी, ये देश, ये पूरा विश्व किस तरफ बढ़ रहा है? सच बोलने पर पाबंदी है। देखिए, ये एक षड्यंत्र है और शांति प्रिय समुदाय के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो पूरा विश्व मिलकर लड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि केवल अरब देश ही ये बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, करना तो पाकिस्तान भी चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि फ्रांस पंचर और कील और ये सब चीजें नहीं बनाया है। तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करे भी तो करे क्या? तो उनके साथ ये दुविधा है, लेकिन वो लोग साथ वो खड़े हैं और सच वही है जो आसमानी किताब में लिखा है। तो इसलिए वही सच है। आपने पढ़ा नहीं है, फ्रांस वालों ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए वो उनको सच बताना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बताना चाह रहे हैं। अब वो क्या करें, वो समझते ही नहीं है। तो इसलिए उनको ये सब चीजें करना पड़ रहा है। कहीं पर गोली चलानी पड़ रही है, कहीं पर चाकू से वार करना पड़ रहा है। ये सब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं, तो वो इसलिए वो कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि कही हुई बातें ज्यादा कष्ट देती हैं किए हुए एक्शन से। तो इसलिए वो बातें करके कष्ट देने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सीधा एक्शन करते हैं। और एक्शन में भी वो बम गोले बारूद जो चाहे जहां फटने में तैयार रहते हैं। तो इसलिए ये उनकी सच्चाई जो है उसे ये विश्व बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनकी सच्चाई और अच्छाई जो है। इसलिए ये सारा विश्व उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और उस विश्व से लड़ने के लिए वो अपनी सच्चाई को जीत की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रचित भाई, एक और बात, अगर एक और मुद्दा खास ये है कि पूरा विश्व के ज्यादातर जो लोग हैं अब जगना शुरू हो गए हैं। फ्रांस में तो बुर्काधारी जो महिलाएं थी, पता नहीं चलती कि वो नर है कि मादा,
बुरके के अंदर कैद है और उनको जिनको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन दोनों पर भी चाकूबाजी हो गई। यानी कि वो हाय हुसैन उनका भी वहां पर हाय हुसैन हो गया। तो लोग भी अंदर से खोल रहे हैं, आम लोग भी खोल रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है भविष्य में और खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। और जैसे जैसे अभी तक क्या था कि जितना ये पेट्रो डॉलर के दम पर जितनी ये एक तनिष्क गढ़े जा रहे थे, जितने लव जिहाद लक्ष्मी बॉम्ब गढ़े जा रहे थे, अब सोशल मीडिया के आने से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक संचार क्रांति आई है। और जो इनका सच था उसके अलावा के सच भी अब दुनिया तक सामने आने लगे हैं। आपने देखा कि शार्ली हेब्डो के साथ इन्होंने कब क्या किया था और कब किया था, ये आज की बात नहीं है। तो जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसका ये मुंह शांतिपूर्ण तरीके से बंद कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया पर आ गया तो अब वो कितने लोगों का मुंह बंद करे, तो ये सच्चाई सामने आती जा रही है। और जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जा रही है, उस काले तंबू के पीछे क्या है ये लोगों को पता चलता जा रहा है। और जैसे जैसे ये पता चलता जा रहा है तो ऐसे इनके साथ तो कोई रहना चाहेगा नहीं। हाँ, नहीं, ये खास बात है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राज लहरी साहब अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में भी कुछ लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं कि फ्रांस ने ऐसा क्यों कह दिया। वो जो काले बुरके पहनने वाले लोग हैं, मैंने भी काला पहना है, लेकिन वो जो काले बुरके पहनने वाले लोग हैं और जो भगवान जो बना के देता है उसमें भी कुछ कमी बेशी करते हैं, उस बॉडी में भी, ऐसे लोग भी फ्रांस के बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए ये मानसिकता क्या है। देखिए भाई साहब, अगर हम इनकी बात में करें, मैं कुछ स्पष्ट और कठोर शब्दों में शब्द उल्लेख करके ही कहना चाहता हूं। और जो दर्शक नहीं, आप कठोर और स्पष्ट नहीं, आप कठोर बोलिए, यहाँ कोई डर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो दर्शक सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम यूजुअली इन सब शब्दों से परिचित है, पर बोलने में थोड़ी सी हमें झिझक सी होती है। पर शायद वक्त आ गया है ये सब कहने का। देखिए, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब जहां पे सब मुसलमान माइनॉरिटी में है और जहां पे बाकी दूसरे धर्मों के लोग हैं, और एक है दारुल इस्लाम जहां पे इस्लाम शरिया वहां पे प्रतिष्ठित हो गया है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इच्छा, और ये कहा गया है कि हर एक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना होगा, ये निर्देशिका है। और इसी पंथे पे 1400 साल से ये चलते आए हुए हैं। यही एक पकड़, एक सीख जो मद्रासा से मिलती है। चाहे जितना भी इंजीनियरिंग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जब तक ये कुरान हदीस पढ़ाया जाएगा, ये सोच से ये लोग बाहर आ नहीं पाएंगे। इसका आप प्रमाण चाहेंगे तो ईरान इसका प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। पारसी नाम का एक जात पृथ्वी से नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया। आज फ्रांस वही बो रहा है जो उसने कभी उगाए रहा है, जो उसने बोया था। 70 के दशक में जो लिबरलिज्म यूरोप ने दिखाया था, आज फ्रांस उसी को बो रहा है। ये कर्मफल है। अगर फ्रांस की आप यूरोपियन स्कॉलर्स की जो प्रोजेक्शंस आप देखें कि अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन यूरोप्स मुस्लिम पॉपुलेशन, इसके ऊपर जो पेपर्स बन रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि बाय 2050 2050 तक संपूर्ण यूरोप में मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएंगे। बाय 2039 यूरोप के कुछ चुनिंदा देश, जिनमें फ्रांस एक है, फ्रांस, आपकी स्पेन, बेल्जियम, इन सभी कुछ देश है जो कि कंप्लीट मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएंगे 2039, और 2050 तक संपूर्ण यूरोप बन जाएंगे। अर्थात यूरोप हमारे जीते जी ही, हम अपने आंखों से, हम जितने सारे अभी यहाँ पे उपस्थित है, हम उतने दिन तक जी लेंगे, इतना हम आशा है। हम अपनी जीवन दशा में हम द्वितीय क्रूसेड देख के जाएंगे।
लेकिन अपनी पीढ़ियों का तो सोचेंगे राज लहरी साहब, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? विवेकानंद ने कहा है ना, उठो जागो और बढ़ो, तो उसको भी तो सोचना पड़ेगा। अखिलेश गौतम साहब, अखिलेश गौतम साहब, आप इस हाँ पूरे जी, मसले को किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ जी कुमार जी, इसमें एक थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट एंगल और डायमेंशन ऐड करूंगा। निहारिका जी ने दो वर्ड तो बोले, लिबर्टी और इक्वालिटी, बट जो तीसरा मूल और सबसे बड़ा योगदान फ्रांस और फ्रांस रेवोल्यूशन का रहा है वो है सेक्युलरिज्म। The word secularism has been actually coined and given to this whole world by France. Okay. And it was under a very critics, and that was very bold at that moment of time, because France wanted to fight out against the theology. The exact opposite of secularism is theology. Europe was under an absolute theological state, and France ने उस समय हिम्मत दिखाई कि no, I don't want the church to interfere into my legislations, into my power. तो जब उसने ये हिम्मत दिखाई, तब जाकर सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब प्रतिपादन हुआ, और फिर उसको पूरे वर्ल्ड ने, उसको ऑलमोस्ट वेस्ट ने स्वीकार किया। और आज फ्रांस उसी दौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां पर वो, यहां तो काबिल तारीफ इस बात की जरूर है कि फ्रांस एक हिम्मत दिखा रहा है कि अपने वैल्यूज को करने के लिए। लेकिन यहां पर एक मैं एंगल थोड़ा सा एक और इसको पीछे लेके जाऊंगा। यूरोपियन सोसाइटीज को ये समझना पड़ेगा पहले कि लिबरलिज्म की जो चादर थी, लिबरलिज्म की जो कारपेट था, वो तो आप ही ने बिछाया था ना, किसी और ने तो आपको बोला नहीं था कि लिबरलिज्म की। आपने तो झंडे ले लेकर, बैनर्स ले लेकर आपने लिबरलिज्म की जो है पूरी पूरी कालीन बिछा दी थी आपने। अब जो उस कालीन पर चलकर जो आया है, वो कहां से आया है? वो सीरिया से आया है, वो लेबनान से आया है। ओके, तो वो तो वहां की अपनी 2000 साल की, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली 1400, इन 2000 years Jerusalem is actually the birthplace of both the things, Islam and Christianity both. Though it was given a different shape by Muhammad Saab in Makkah in 600, but it actually originated in Jerusalem on the it is actually the both side of the same coin. यूरोप का तो कोई धर्म था ही नहीं, यूरोप का तो कोई धर्म था नहीं कभी। ओके, उन्होंने तो क्रिश्चियनिटी अपना ली, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जब लिबरलिज्म की कारपेट बिछाकर आपने स्वागत किया है, द पीपल दे आर कमिंग विद अ माइंडसेट ऑफ थियोलॉजी। वो लोग अपने आप को ये स्वीकार करके भेजते हैं कि मेरे जीवन का सारा कुछ, वो जो आसमानी किताब है, इट हैज गॉट, दे हैव सरेंडर्ड देयर राइट टुवर्ड्स ऑफ थियोलॉजी। अच्छा, तो वो जब आपके राज्य में आएंगे तो वो तो मांगेंगे ना। आप बिहार का मजदूर जब बंबई में जाता है, तो वो अपना चाहता है कि मेरे वहां पर छठ पूजा हो सके। ओके, और फिर वहां जाकर एक संघर्ष होता है। तो ये एक संघर्ष, सिविलाइजेशनल संघर्ष है। इसके जनक आपका वेस्टर्न मतलब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिबरलाइजेशन खुद ही है, और आप खुद आप उसको भोग रहे हो। ये अलग बात है कि आप उसकी है। अब यहाँ का इसको इंडियन कंटेक्स्ट लेकिन अखिलेश जी, वो जो छठ करने जाता है वो किसी के गले नहीं उतारता है, वो किसी के गले उतार के साइड में नहीं रखता है, वो किसी का घर नहीं फूकता है, वो लव जिहाद नहीं करता है भाई साहब। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिविलाइजेशन का अंतर आ जाता है, यहाँ पर सिविलाइजेशन का अंतर आता है। दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन सिविलाइजेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अब्राहमिक सिविलाइजेशन। इंडिया, चाहे अमेरिका भी चला जाएगा, इंडियन आज मतलब पूरे वेस्टर्न कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज जिसे हम कहते हैं, आज 200 साल से वहां से रह रहा है। चाहता तो पूरा कब्जा कर लेता, लेकिन आज वो वहां पर, आज भी वो रामायण के पाठ करके वहीं पे अपनी आप में संतुष्ट है। वो सुरजीत दास गुप्ता, एडिटर चीफ SIRFNews.com के एडिटर चीफ सुरजीत दास गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, चलिए, तो आप किस तरीके से इन सारी चीजों को देखते हैं? क्योंकि फ्रांस जो सच बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे वो तमाम जमात खड़े हो गए हैं, और जो पंचर बनाने वाला देश है, जिसके यहाँ पंचर ही बनता है और जो केवल आतंकवादी ही प्रोड्यूस करता है, वो कहता है कि हम आपके गुड्स नहीं खरीदेंगे। जिसके यहाँ 1600-1800 रुपए की एक बोरी हो गई है, यानी कि आटे की बोरी मिल रही है, वो कह रहे हैं हम आपके गुड्स नहीं खरीदेंगे। कुछ फर्क पड़ता है क्या उनको भी? नमस्ते श्रीकांत जी, सभी सत्यान्वेषी भारत और सिर्फ न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके दो पहलू हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे को हमें अलग से देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मैंने विभिन्न विषयों पे ये कहा है कि एक समुदाय है जिसकी शुरुआत केवल कम्युनिज्म से नहीं शुरू हुई,
और इससे अक्सर हम उनको लेफ्ट लिबरल कह के एक सांचे में ढाल देते हैं, एक स्लॉट कर देते हैं। बहुत समय से, बहुत लंबे समय से यूरोप में और अन्य देशों में एक आत्मघाती प्रवृत्ति रही है। ये आत्मघाती लोग जो हैं, ये क्या करते हैं कि जब इनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसको किसी थियोरी में वो छिपा देते हैं और कहते हैं कि बहुत तमाम सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सारे कारण बताकर आपको कहेंगे कि सब कुछ है, लेकिन ये इस्लामिक टेररिज्म नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि फ्रांस का, अगर फ्रांस की आंखें अब जाके खुली है, मैं कहता हूं। आप फ्रांस का एक बहुत ही, मतलब कि मैं कहूं कि सनसनी जगाने वाली एक फिल्म है। उस फिल्म का नाम है ला आइन, जिसका स्पेलिंग है HAINE। ह साइलेंट होता है फ्रेंच में। तो वो उसका मतलब होता है द हेट्रेड और द हेट। उस फिल्म में दिखाया गया है कि फ्रांस का एक प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं वहां प्रोविंस होते हैं, वहां एक प्रोविंस है जिसका नाम है मार्सेई। और मार्सेई में अधिकांश लोग गोरे नहीं हैं, वो अल्जीरिया से और मोरक्को से आए हुए हैं और वो मुसलमान हैं, और काफी संख्या में वहां श्याम वर्ण के लोग ही रहते हैं। और उस इलाके में आप जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप फ्रांस में हैं। झुग्गी झोपड़ियां हैं, गंदा माहौल है, बदबू आ रही है हर तरफ से। मैं गया हुआ हूं वहां पर, और हाँ, वो एक गेटो है, ठीक है। उस पर फिल्म क्या बनती है कि फ्रांस ये गलत कर रहा है कि उनको अलग नजर से देख रहा है, फ्रांस को ये उचित नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, हमारे फ्रेंच क्लास में इसको एक 7th सेमेस्टर में ये फिल्म दिखाई जाती है और हमें पूछा जाता है कि इसका आप निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। और उसमें फिर जो अलियांस फ्रांसेस का जो डायरेक्टर है, जो खुद फ्रांसीसी है, वो उसे हम लोग दिखाते हैं, और उस वक्त मैं कहूंगा कि मेरी भी आंखें इतनी खुली नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, आप तो फ्रांस को बदनाम कर रहे हैं, फ्रांस ऐसा है नहीं, वो गोरा आदमी है, ठीक है, फ्रांस ऐसा है नहीं। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो ब्राउन लोग हैं, हम लोग उस परिप्रेक्ष्य से कह रहे थे कि देखिए भाई, हम अगर आपके देश में जाए तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम मजहब के बेसिस पे नहीं कह रहे थे, हम अपने रंग के बेसिस पे कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं, बहुत सहिष्णु लोग हैं, आप सभी का स्वागत है, आप फ्रांस में आ सकते हैं, रह सकते हैं। ये फिल्म जो है, ये फ्रांस का सही चित्रण नहीं है, ठीक है। आज आप फ्रांस का फुटबॉल टीम देखिए, पता ही नहीं लगता है कि वो फ्रांस की टीम है। एग्जैक्टली। हाँ, आप यूरोपियन टीम को देखिए, जब भी वर्ल्ड कप होता है या कोई और फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, आप किसी भी देश की फुटबॉल टीम देख लीजिए और फ्रांस की फुटबॉल टीम देखिए, ये सहिष्णुता उनको कहां लेकर आई है कि उनकी अपनी पहचान मिट गई है। सही बात। तो ये तो हो गई आत्मघाती बात। इससे भी भयंकर एग्जाम्पल मैं देता हूं। सीरियन रिफ्यूजी की जब बात शुरू होती है और जर्मनी में एंजेला मर्केल कहती है कि सभी का स्वागत है, हम कोई विभेद नहीं करते, सब यहां पर आ सकते हैं। एक जर्मन महिला रात के 8 बजे ऑफिस से निकलती है, घर लौटते वक्त 4 सीरियाई रिफ्यूजी जो है उसको घेर लेते हैं, उसका बलात्कार कर देते हैं, ठीक है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस के वहां पर पहुंचने के बाद वो कहती है मैं केस दर्ज नहीं कराना चाहती, मुझे पता है कि शरणार्थियों का दर्द क्या होता है, मुझे पता है कि ये जो बलात्कारी है वो किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं उनको माफ कर देती हूँ। ये क्या मजाक हुआ? हाँ, सुनिए, ये आत्मघाती सोच है ना। हाँ। कि आप जो है आत्महत्या कर लें, किसी से हत्या करवा ले, ये कहकर कि वो जब तक हत्या नहीं करेगा उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। यही चीज अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में जब 30 साल तक वियतनाम की लड़ाई जब वो लड़ रहे थे और उस समय करीब 15 साल बीत गए थे, तो जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर आए और प्रॉपर्टी उन्होंने तोड़फोड़ की, लोगों को मारा पीटा, खून खराबा भी हुआ, ये क्या था? इससे वियतनाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये जो रोमांटिक एक चित्रण हुआ था कि वियतनाम के लोग बहुत बेचारे हैं, वो तो चरवाहे हैं और किसान हैं, उनके पास तो इतने आधुनिक हथियार भी नहीं है, सरासर झूठ है।
और ये कम्युनिस्टों ने फैलाई। उनको असला बारूद चीन सप्लाई कर रहा था, रूस सप्लाई कर रहा था, और तब वहां पर लड़ाई हो रही थी। लेकिन ये जो हाय तौबा मचाने वाले ये आत्मघाती लोग अमेरिका की सड़कों पे निकल गए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये स्थिति है। अब हम राष्ट्रीय पटल पे आते हैं। उन्हीं लोगों के, देखिए, जब मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूं, या मैंने कई ऐसे लेख लिखे हैं कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे का शुरू हुआ, कौन कौन से लोग उनके स्पॉन्सर थे, जो सबके सब विदेशी थे। कुछ अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कमेटी है। इन सब लोगों का जो स्पॉन्सरशिप किया हुआ जितने भी एनजीओ हैं, करीब 30 से 35 एनजीओ थे जो साथ आए, इकट्ठे आए, और उन्होंने अन्ना हजारे को लार्जर देन लाइफ बना दिया। और उसी से पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर। तो इसी तरह से धूर्त भी कह दीजिए, थोड़ा मुझे खुशी मिलेगी, साथ ही साथ धूर्त भी कह दीजिए। हाँ, मैं उसका आपको अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं। उसका मेधा पाटकर हल्ला मचाती है, हाँ, कि जो नर्मदा से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है। मनमोहन सिंह सरकार एक कमेटी बनाते हैं जिसमें बहुत गणमान्य लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो पूरा दौरा करते हैं नर्मदा नदी के, और सभी वहां जितने गांववासी हैं सबसे जाके पूछते हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉमिस से ज्यादा हमें अदा की गई पैसे, प्रॉमिस की हुई रकम से ज्यादा हमें पैसे मिले हैं, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी मेधा पाटकर हंगामा क्यों करती है? क्योंकि उसका जो स्पॉन्सर पैट्रिक है, जो इंटरनेशनल रिवर एसोसिएशन का जो हेड है, उसकी सब्सिडियरी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वहां से वो डिक्टेट करता है कि तुम भारत में अफरा तफरी फैलाओ। हाँ, ये वही लोग हैं। ये छाती पीटो गिरोह जो है, ये छाती पीटो गिरोह जो है वो भारत में भी है, जो फ्रांस के बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। राकेश सिंह परमार, ये कभी चाइना जिस तरीके से मुस्लिमों को ट्रीट कर रहा है उस पर कुछ नहीं कहते हैं छाती पीटो गिरोह। एक चीज और कह दूं इसके साथ, देखिए, इसके पीछे एक तो आत्मघाती मनोवृत्ति है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि भारत के केस में लागू होता है, वो ये है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, ठीक है, और वाजपेयी जी के जमाने से लगातार हमारे रिश्तों में निरंतर उन्नति हुई है, वृद्धि हुई है, तरक्की हुई है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के मन में ये डर है कि कल को चीन और भारत उसको ओवरटेक कर जाएगा, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में उसको ओवरटेक कर जाएगा। चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा और भारत नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका तीसरे स्थान पे आ जाएगा 2050 तक, ठीक है। तो अगर इसका जो भारत की जो तरक्की है, भारत का जो विकास है, वो अगर निर्बाध अगर हो गया तो इसको होने में ज्यादा समय नहीं लगेगी। इसलिए उस देश में हमेशा कोई ना कोई अफरा तफरी मचाए रखो, अव्यवस्था मचाए रखो, क्योंकि अराजकता के बीच इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं हो सकता। ठीक है। ये राकेश सिंह परमार, ठीक है, मैं राकेश सिंह परमार के पास जा रहा हूँ, फिर पुनीत शाह हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी राकेश सिंह परमार, आप सबको नमस्कार। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि शॉर्ट के सूत अनत मठ में से उठ, तो उसका हिंदी में होता है कि आप हमारे साथ रह जाइए या चले जाइए। ये पूरा जो मुल्ला का इस्लाम है वो यही है कि आप मेरी बात मानिए, नहीं तो आपका गर्दन कलम हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो भोजपुरी वाला एग्जाम्पल वहां सेट किया। आपको याद होगा 5-7 साल पहले पाकिस्तान में एक धार्मिक गुरु थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया था। पूरा पाकिस्तान ऐसा लगा जैसे बंद हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान में इतने ज्यादा संख्या में लोग सड़क पर आए थे। वो धार्मिक गुरु थे, विदेश में रहते थे। वो एक पाकिस्तानी टीवी डिबेट में बैठे, तो उनसे प्रश्न किया गया। एक प्रश्न पूछने वाला पाकिस्तानी था और उत्तर देने वाला भी पाकिस्तानी था, धार्मिक गुरु थे। इसमें मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ उनके बात को रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में मुसलमान को हेट दृष्टि से देखा जाता है, मुसलमान को दुश्मन माना जाता है, आतंक से जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि जितने आतंकवादी है वो मुसलमान ही क्यों। तो उस मौलाना साहब ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं कि देखो, ये मुसलमान को इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम में जो 5 चीज बेसिक चीज है ना, जो उनके कुरान में पढ़ाया जाता है, वहीं से इसका जन्म है।
और वो सब लोगों को मदरसे में छोटे उसमें मस्जिदों में से पढ़ा के मतलब डाबर घूटी के तरह से वो घूटी पिलाई जाती है। 5 ये है कि मुसलमान को ये बताया गया है कि दुनिया में खलीफा कौन? आप। अगर दुनिया में राज किसका? इस्लाम का। अगर कोई दूसरा काफिर मिलता है, अगर उसको आप मारो, खत्म करो या उसे अपने धर्म में मिला दो तो आपको सवाब मिलेगी 72 हूर। तो साले एक भी हूर हमने नहीं देखा कौन सी कल्पना में। 72 की कल्पना करते रहते हैं लोग, क्योंकि केवल 72 हूर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं राकेश सिंह परमार। न केवल 72 हूर बल्कि 54 से ज्यादा लौंडे भी मिलेंगे। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये लिखा हुआ है। मतलब अब वो यही काम पिपासा मन में ना, तो उस हूर के चक्कर में वो अपना जन्नत के जगह जुहन्नुम में चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, फ्रांस वाली बात जब फ्रांस में हो रही थी, जिस अध्यापक का कत्ल किया गया ना, वो वेलकम रिफ्यूजी का टैग लेकर के वो पहले खड़ा था। उसने रिफ्यूजी वेलकम वाला टैग लेकर खड़ा करा था और उसको गर्दन काट दिया। अजगर को दूध पिलाओगे तो उसका स्वभाव है निगलना। आप दूध किसको पिला रहे हो? ये देखो ना, आप बकरी को दूध पिला रहे हो तो अजगर को पिला रहे हो, तोते को पिला रहे हो कि सांप को पिला रहे हो? तो अगर अजगर को पिलाओगे तो वो निकलेगा, वो प्रवृत्त है, वो अपने स्वभाव में कर रहा है। आपका नुकसान हो गया या आपका गलती है, वो उसका स्वभाव है। देखिए संस्कृति के अंतर है। हमारे यहाँ टाप और मतलब खुखार डाकू एक महाकाव्य का रचना करता है और पूजनीय हो जाता है, जिसको हम वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। उसने डकैत ने एक महाकाव्य का रचना किया, सारी दुनिया उस काव्य के सामने, उस रचयिता के सामने सिर झुकाती है। और वहां पर तो सुजीत जी बोल पाएंगे? एक मिनट टंग ट्विस्ट करवाते हैं सुजीत जी। नहीं, रत्नाकर दस्यु की बात कर रहे हैं जो कि नहीं वो छोड़िए। नहीं वो जो जिस आसमानी किताब की बात कर रहे हैं वो नाम वो बोलिए, वो XYZ अल्लाह वो क्या नहीं, वो मोहम्मद का नाम लेते हैं तो साथ में कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जो XYZ इंग्लिश में पीस बी अपॉन हिम। ठीक है राकेश सिंह परमार, वो नाम हमने ले लिया, हम नहीं बोल पाएंगे। कोई बात नहीं, उनको महारत हासिल है। एक्चुअली अंग्रेजी का समाचार पढ़ते थे ना, तो प्रोनाउंसिएशन तो इनका हमसे तो बढ़िया ही है, वो इनको अच्छा भी। मेरा ये कहना है, मैं फ्रांस, चीन, जापान में नहीं जाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात बताता हूँ। भारत में असल में है क्या? कहाँ आप जड़ पे जाइए, जड़ ये है कि जब तक हम लोकतंत्र में वोट बैंक को ख्याल रखते हुए नीतियां बनाएंगे, स्टेटमेंट देंगे, पॉलिटिकल करेक्ट होने का प्रयास करेंगे, हम रसातल में जाएंगे। जाते आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम जाते आ रहे हैं। हमारे देश का संविधान का शपथ लिया हुआ दो मुख्यमंत्री कहता है कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उस पर स्टेटमेंट नहीं आती है क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट होने का खतरा बन जाता है। और हमारे हिंदुओं में शुरू से ही बचपन से पढ़ाया गया कि उदारवादी हो, सहिष्णु हो, सब माता पिता के समान होते हैं। मतलब संस्कार में ही हमको इतना ना महान बना दिया गया बेमतलब का, जो कि मैं नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए अगर आपको लोहा काटना हो ना तो लकड़ी से नहीं कटेगा, लोहा को लोहे से काटेगा। या तो आप उनको मदरसे में वो अफीम दिलाना बंद कराइए कि भाई ये शुरू से ही अफीम दे रहे हो, लोग सांप्रदायिक हो रहे हैं, वो बंद करिए। या हमको भी कहिए कि भाई रामायण गीता हम भी पढ़े। हमारे यहाँ कोई धार्मिक किताबों की कमी है क्या? हमारे यहाँ कोई वो कोई है? लेकिन हमारी किताबें ना किसी का गला काटना नहीं सिखाती। दिक्कत तो ये है, वो चेंज ना कम से कम हमको अपने नहीं, हमें अपने नहीं, कम से कम हमको अपने धर्म के प्रति इज्जत तो होता। देवी दुर्गा के अपमान में कोई हमारा हिंदू नहीं ना कहता। एक 15-20 वर्ष का लड़का मैं देखा था यूट्यूब पर, आज देख रहा था, तो देवी दुर्गा की इतनी गंदी करने में कह भी नहीं रहा हूं, इसलिए कुछ ने धर्म का किताब पढ़ानी है। आप उसको पढ़ाइए, क्योंकि वो तो चीन पाकिस्तान के बहकाव है कि तुम मूल निवासी हो, तुम फलाना हो, ये मनुवादी है, उसका बहकाया गया है। अगर बचपन से वो भी धार्मिक किताब पढ़ा होता तो उसको बात का समझ होता कि देवी दुर्गा मेरे लिए अपनी है, मेरे लिए पूजनीय है। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, उसका जवाब आप में से सभी दे सकते हैं। एक प्रश्न करना चाहता हूँ, राकेश जी की बात को लेंगे। नहीं, राकेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रवृत्ति की बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, एक मुसलमान का, मुझे मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मुसलमान बच्चे का जन्म होता है, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़की की नहीं, जब उसमें इतना बोध भी नहीं होता है कि पृथ्वी क्या है, विश्व क्या है, उसका खतना कर दिया जाता है।
वो मैं पहले बोल चुका हूँ। हाँ, सोचिए कि जीवन के उस स्तर पे जबकि बच्चा एकदम मासूम है, उसके अंदर आपने हिंसा का प्रवेश करा दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर कुरान, हदीस और शरिया मिलाकर उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है, तो उसका एक पूरा कल्ट बन जाता है। उस कल्ट के मानने वाले उस कल्ट को फॉलो करेंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मेरा जो प्रश्न है, मुझे जो आपत्ति है वो आत्मघाती लोगों के ऊपर है। और मैं नहीं समझता कि रामायण या महाभारत हमें आत्मघात सिखाता है, या फिर हमें ये सिखाता है जो कि गांधी जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ठीक है, तो जिस वक्त वो हमारे शास्त्र बने थे उस समय तो अल्लाह का नाम ही नहीं आया था। खैर, तो सबको सम्मति दे भगवान की सबसे ज्यादा सम्मति तो गांधी जी को आवश्यकता थी, लेकिन ये दे चुके हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। गांधी जी को सम्मति, तो आप हम सहमति और सम्मति, हम लोगों की सहमति के द्वारा उनको ज्ञान दिया जा चुका है। पुनीत शाह, ये फ्रांस वाला जो ये रिजीम है, बॉयकॉट फ्रांस वाला रिजीम, आपके अमेरिका में भी है क्या ये, और किस तरीके से वो फ्रांस का विरोध कर रहे हैं? पुनीत साहब देखिए, मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाऊंगा। जैसा सुराजीत जी ने बोला कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, ये एक नैरेटिव है। देखिए, 2001 में जब अमेरिका में हमला हुआ था तो सिर्फ 11 कट्टरपंथियों ने पूरे अमेरिका को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। 26/11 में जब हमला हुआ था मुंबई में, तब 6-8 लड़कों ने लाकर, जो पाकिस्तान के ISI द्वारा ट्रेंड थे, पूरे हिंदुस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो यह विचारधारा है जो एक छोटे से समूह के द्वारा ये करती है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, सब जगह हुआ है। 1990 में कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस था, ये एक बेटा टेस्ट था, एक लिटमस टेस्ट था, जहां पर उन्होंने इसको एक टेस्टिंग लैब की तरह यूज किया, और वो मॉडल पूरे दुनिया भर में इन्होंने आज फैलाया हुआ है। आप 2009 में मैं अमेरिका का 2001 का आतंकवादी हमला हम सबको मालूम है। 2009 में ले जाता हूं, यहाँ पर फोर्ट वर्थ में मिलिट्री बेस में एक हसन करके बंदे ने, जो वहां का खुद का साइकियाट्रिस्ट था, मिलिट्री का साइकियाट्रिस्ट था, मिलिट्री का एम्प्लॉय था, उसने बंदूक से 13 मिलिट्री वालों को शूट कर दिया। 2010 में फैजल नाम के एक पाकिस्तानी बंदे ने टाइम स्क्वायर पर बॉम्ब लगाकर टाइम स्क्वायर को उड़ाने का षड्यंत्र किया, जो असफल हुआ साइकिल बॉम्ब के द्वारा। और 2014 में जेरूसलम में ट्रैक्टर के द्वारा मार दिया गया। और फ्रांस उसी के आगे की एक कड़ी है। यह एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। देखा गया है कि जहां मुसलमान माइनॉरिटी में होता है वहां विक्टिम कार्ड खेलता है, और जहां मेजॉरिटी में आता है आने के लिए वो लोगों को खत्म करता जाता है। तो सुनियोजित तरीके से किया गया है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि रेफ्यूजीज, लोग बोलते हैं कि रेफ्यूजी थे, और वो जो शिक्षक जिनकी मृत्यु हुई, जो हादसे के विक्टिम हुए, वो खुद रेफ्यूजीज को वेलकम कर रहे थे। आपने देखा कि आपने ये डिबेट रखी है कि कई सारे देशों ने बायकॉट किया है। आपने देखा है कि जिन देशों ने बायकॉट किया, उन्होंने कभी बोला है कि इन रेफ्यूजीज को हम लेंगे? क्यों अमेरिका, क्यों यूरोप, क्यों कनाडा ले, क्यों इस्लामिक देश नहीं लेते उन लोगों को? क्यों सऊदी नहीं लेता, क्यों ईरान नहीं लेता? ये बिल्कुल वाजिब और बेहतर आपने आंसर किया। निहारिका, कुछ कहना चाह रही थी आप? पुनीत जी का पॉइंट बिल्कुल सही है, पर उससे पहले सुरजीत जी ने हम सब से एक प्रश्न किया है जिसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी। देखिए, एक एक्सट्रीम आपका लिबर्टी हो गई, लिबरलिज्म हो गया, एक एक्सट्रीम इक्वालिटी हो गई, और हम भारतीय लोग, हम हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग, हम लोग आज के समय में जीते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण, इस चीज को काउंटर कैसे किया जाए, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सट्रीमिज्म? इंडिया हैज दैट सोल्यूशन, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो है इसका सोल्यूशन। अगर हम उसका खतरा करके डराया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है हिंसा, तो हमें भी अच्छाई और बुराई के कर्मों का फल और रैशनलिज्म सिखाया जाता है। हम उसको ये क्यों नहीं जवाब देते कि भाई अगर तुम ये, लेकिन निहारिका जी, हम लोगों के दिमाग में टाइम मशीन नहीं है, तो 1400 साल नहीं, हमारे दिमाग में टाइम मशीन नहीं है जो 1400 साल पहले जाकर अटक गई है। हमारे पास टाइम मशीन नहीं है सर, उनके पास टाइम मशीन है, वो 1400 साल पहले जाकर अटक गए। निहारिका जी, कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है पुनीत जी।
निहारिका जी, जहां तक ये भटके नहीं है, नहीं 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 नहीं, नाउ यू आप पॉलिटिकल करेक्ट होना चाह रही है निहारिका जी, ये नहीं चलेगा, सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ आप कहना चाह रहे थे, ठीक है पुनीत। मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ कि हमें भी उन्हें डराना पड़ेगा। अगर वो हमें हिंसा से डरा रहे हैं तो हमें उनके कर्मों से उनको डराना पड़ेगा कि जो तुम, अरे तो उनको डर ही नहीं है, अरे नहीं, समझिए 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 समझिए, वो यहाँ पर केवल टाइम ऑफ टाइम बैंड के लिए आए हैं, उनका फ्यूचर और वो चाहते वही जन्नत है। तो जो जन्नत में जीना, मैं रचित डरेंगे क्या वो? रचित एक न, ठीक है रचित कर्मों का फल दे रहे हैं कि नहीं? वो न जाने कितने योगी खप जाएंगे तो भी वो नहीं डरने वाले, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। ठीक है रचित, जो सॉल्यूशन बता रही थी निहारिका जी, लॉ ऑफ कर्मा में मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भय अब साइड बदलेगा, यानी कि उनका इशारा समझिए, हाँ, कि भय अब साइड बदलने वाला है। कल जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पर फ्रांस के कुछ राष्ट्रभक्त लोगों ने वहां का राष्ट्रीय गीत बजाना शुरू कर दिया। हम लोग हनुमान चालीसा सड़क चौराहों पर नहीं पढ़ते हैं, अपने प्रॉब्लम ये है कि हाँ पढ़ रहे थे ना मुंगेर में, नहीं नहीं नहीं, बिहार के मुंगेर में पढ़ रहे थे ना, काम हो गया, आपको पता नहीं है। ठीक है राकेश सिंह परमार, ठीक है निहारिका जी, निहारिका जी, ठीक है ठीक है राकेश सिंह परमार, एक निहारिका जी को बताना चाहते हैं कि हमारे भी धर्म में बलि का है कि असुरों की बलि देते हैं, हमारा धर्म में भी दंड देने का अधिकार है, और हमारे तो रामायण में लिखा है कि हमारी गीता पूरी धर्म में पूरा काटेगी। वो जानता कौन है, लिखा गया है, जानता कौन है, उसमें भी लिखा गया है अलग विषय, अधर्मी को दंड दो चाहे अपना भाई हो, उसमें भी है अधर्मी को दंड दो चाहे अपना भाई हो। रामायण में एक चौपाई में बोल दूं, एक सिंपल, रामायण में लिखा है कि विनय न मानत जलधिजल गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सरासन ताने भय बिन हो ही न प्रीत। तो हमारे धर्म में लिखा है भैया, मानो तो सही। अब रचित जी बोले। ठीक है, हमारे धर्म में मूलतः लिखा है सर्वधर्म नमस्कारम वसुधैव कुटुंबकम, सभी धर्मों को नमस्कार और पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। लेकिन अभी नहीं धर्म थे नहीं, जब हमारा धर्म बना तो धर्म जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है पुनीत जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन रचित ये बात निहारिका कह रही है, जो पुनीत साहब कह रहे हैं कि ये डर अपना जगह बदलेगा, ये डर उधर पहुंचेगा, तो आपको लग रहा है ऐसा होगा? जिस तंबू के अंदर छुपे हुए सच की मैं बात कर रहा था, वो तंबू के अंदर छुपा हुआ ये सच है कि वो लोग किसी से नहीं डरते, वो लोग मरने मारने के लिए ही आए हैं और कयामत के लिए वो लोग जीते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका हमें मिलता है उइगर मुस्लिम्स का, जो चाइना ने हाल किया है, जो वहां पर वो राम नाम जपते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए एक बार आप इनको ठीक से चुनौती दीजिए तो इनके अंदर के माला और मन के सब निकल जाते हैं और राम नाम लेने लग जाते हैं। तो इसलिए इस गलतफहमी में जो इन्हीं के बनाया गया एक बबल है कि ये लोग बहुत साहसिक होते हैं, ये लोग किसी से नहीं डरते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ एक छोटी सी सुई चुभाने की आवश्यकता है और तंबू के अंदर का सच बाहर आ जाएगा। हमें सिर्फ आवश्यकता है कि बिल्कुल स्पष्ट होने की, बिल्कुल सही जगह पर चोट करने की और सीधे सीधे बोलने की कि इनका इलाज क्या है। जिस दिन हम वो कर देंगे और जिस दिन दुनिया में बाकी सब लोग भी इस चीज को बोलने लगेंगे, अगर आप देखेंगे, आप 90 के दशक को और 2000 के दशक को याद कीजिए, जब भारत पूरी तरह से आतंकवाद से त्रस्त था तो पूरी दुनिया आतंकवाद को हल्के में लिया करती थी। 9/11 से पहले खासकर वो लोग बोलते थे कि भाई ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है भारत की। भारत कहता था कि ये ग्लोबल टेररिज्म की प्रॉब्लम है। आज उन लोगों को उसी दवाई का स्वाद चखने को मिल रहा है। तो जिस दिन वो सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन शांति दूतों को भागते हुए एक लाठी पड़ने पर वो 100 पीछे के अपने आप निकल जाते हैं। तो एक लाठी बस चलाने की आवश्यकता है। लेकिन रचित जी, यहाँ और दिक्कत है, आप फ्रांस मत जाइए, यहाँ वहाबी भी है, यहाँ देवबंदी भी है, यहाँ बरेलवी भी है। अब पूरे विश्व में जो ये फैला हुआ है ना, वो यहीं से निकलता है और इन कमबख्तों का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल निकलता है, लेकिन हम इस भ्रम में न रहें कि चाहे वो वहाबी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, वो लोग अलग हैं। वो लोग तब ही अलग हैं जब वो अपनी मेजॉरिटी में है। जब इस्लाम खतरे में आता है तो वो सब लोग एक ही हैं।
तो इनका इलाज। हाँ, सांप की प्रजाति अलग अलग होती है, विष सब में थोड़ा कम ज्यादा रहता ही रहता है। बिच्छू की क्षमता डंक मारने के, कोई कम मरता कोई ज्यादा मरता है, तो प्रजाति अलग अलग होगी, विष दर बराबर ही है। लेकिन प्रजाति एक सी है नहीं, मैं साफ बात समझ रहा हूँ, लेकिन लाज लहरी, इन प्रजातियों पर भी कोई ऐसी प्रजाति आनी चाहिए ना जो इन प्रजातियों को ठीक करे, वो भय को ट्रांसफर करे थोड़ा इधर उधर। इधर भी कुछ बनना चाहिए ना। बिल्कुल। सबसे पहली बार मैं सुरजीत दा का वहां पे वो जो कह रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम, इसको बनाया दिया गया, ये मूल स्वरूप था, जिसको बनाया दिया गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। डीवी पालुस्कर के संगीत में ये दिखता है। अब दूसरी बात ये है कि ये एक धारणा जो जबरदस्ती बिछाया गया है हमारे ऊपर कि वो मरने मारने पे उतर आ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको 1926 के पाबना पश्चिम बंग माफ कीजिएगा अविभाजित बंगाल में जो दंगे फैलाया गया था उसके बारे में बता दूं। तत्कालीन हिंदू महासभा के नेता और एक वरिष्ठ अनुशीलन समिति के आशुतोष लाहिड़ी 300 लोग लेके पाबना में जो दंगा हुआ था उसको ठंडा कर दिया था। जब कलकत्ता के 1946 ग्रेट कलकत्ता किलिंग जिसे कहा जाता है, जो कि प्लान्ड किलिंग था, 16 अगस्त 1946, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख बीच 18 को जब 2 दिन मार खाने के बाद 18 तारीख को जब कलकत्ता के हिंदू, जिसमें गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाली हिंदू, सिख, बिहारी हिंदू जब एकजुट हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जाके विधान चंद्र राय से मिले। विधान चंद्र राय ने गोपाल मुखर्जी को बुलाया और पूछा उनसे, गोपाल क्या कर रहे थे? गोपाल मुखर्जी ने कहा मैं व्यायाम कर रहा था। तो कटाक्ष करके विधान चंद्र राय ने कहा वहां साड़ी है और चूड़ी है, उसे पहन के व्यायाम करो। गोपाल मुखर्जी ने कहा मैं आपकी इशारा समझ गया हूं, मुझे और लज्जित मत कीजिए। वो अपने अखाड़े में गए, निकले रास्ते में, और सर्वप्रथम बंगाल के, उस समय बंगाल के बहुत बड़े कद्दे के अभिनेता छोबी विश्वास उनका नाम था, वो हेकल्ड हो रहे थे, उनकी रक्षा की। और जब मार पड़ने लगी, जब पलटा मार जब हिंदुओं ने दिया, तब गांधी जी ने भागते दौड़ते आ गए कि एक गाल में तमाचा मारा है, दूसरा गाल आगे कर दो। वो अगर तुम्हारे परिवार की महिलाओं का रेप भी करना चाहे, बलात्कार भी करना चाहे, तो उन्हें अधिकार है, उन्हें मारते हैं, मार खाने दो। पर गोपाल मुखर्जी ने उस समय कहा कि एक अगर लोहे की कील भी हिंदू की रक्षा करने के लिए मेरे पास रहे तो मैं उसका परित्याग ना करूं, तो एक शस्त्र क्या है? तो इसका अगर हिंदू एकजुट हुए, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जो भारत सेवाश्रम संघ के प्रतिष्ठाता है, उन्होंने अकेला फरीदपुर जिला जो वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां पे वो एक मुस्लिम अध्युषित जिला हुआ करता था, वहां पे हिंदू वाहिनी, वो जब संन्यास नहीं लिए थे उसी समय उन्होंने हिंदू वाहिनी बना लिया था और मार पीट के उन्होंने मुसलमानों को ठीक कर दिया करते थे। तो हिंदू अगर एकजुट होंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में, और निहारिका जी जो कह रहे थे कि इसका कोई उपचार नहीं है, बिल्कुल उपचार है। इसका उपचार हिंदू महासभा ने कहा था, इसका उपचार सावरकर ने, नेहरू जी, माफ कीजिएगा, सरदार पटेल ने, जेबी कृपालिनी जी ने, सबने कहा था कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज। और मैं आज भी कहता हूं, जब देश का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पे, तो कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जानी चाहिए। एक भी मुसलमान ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहना, माफ कीजिएगा, एक भी हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं रहना चाहिए। वापस बुला लो
और इधर की भी बात करो ना यार, उन्हें भेज दो, खुद शांति में रहो, हमें भी शांति में रहने दो। नहीं तो ये फेफड़े जला देगा ना। ठीक है सुजीत जी, ये आपके लिए सवाल है, आपके स्क्रीन पर होगा। हाँ हाँ, अच्छा आप लोग मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगा। रचित जी से भी लूंगा। हाँ राजनगरी जी तो लेकिन उन्होंने मैं भी बात करूंगा। इतनी गंभीर बात कर दी कि उसको मैं थोड़ा कॉमिक रिलीफ इसमें लाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी जो है आज के वायर और स्क्रोल के पूर्व संस्करण थे, क्योंकि देखिए आप दिल्ली दंगों के बारे में सोचिए, तो जिस वक्त गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, ये वायर और स्क्रोल ने भी उसी समय हस्तक्षेप किया था दिल्ली के दंगों में, जब हिंदू वापस मारने लगे तो अरे हिंदू मार रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। ये जो है बिल्कुल वही एकदम गांधीवादी है। इनको पुरस्कार मिलना चाहिए, गांधी अवार्ड मिलना चाहिए, स्क्रोल और वायर को, और प्रिंट और क्विंट को भी। तो खैर इसमें देखिए, ये जो बहुत अच्छी बात कही राज जी ने कि हमें एक तरफ तो ये बताया गया कि वो बहुत खूंखार है, बहुत भयंकर है, और हमें बताया गया कि तुम दब्बू से दब्बू बनते रहो। ये सॉल्यूशन दर्शक पूछ रहे हैं, 6 दर्शकों ने पूछ लिया, रचित का भी नाम लेकर, और 6 दर्शकों ने सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इस बात को आत्मसात कीजिए कि हिंदू धर्म हो या कोई भी मजहब हो, ये अहिंसक नहीं है। हम उस धर्म और मजहब को मत जोड़िए, नहीं सर, धर्म और मजहब को मत जोड़िए, मजहब अलग रखने दीजिए, धर्म अलग और मजहब अलग अलग कहा ना, इसीलिए मैंने अलग अलग कहा। हाँ, हम उस धर्म के हैं जहां पर जब दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो क्या हम सुई बराबर नोक की जमीन नहीं देंगे पांडवों को, तब कुरुक्षेत्र होता है। ये हमारा धर्म है जिसको गांधी जी ने डिस्टॉर्ट कर दिया, और उस धर्म को हमें नहीं भूलना चाहिए। उस धर्म के पथ पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम स्मरणम भज, वो जो है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है आपको, किताबें क्या पढ़ा रही है, सेकुलर शिक्षा आपको क्या पढ़ा रही है, आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं, आपकी सोसाइटी क्या कह रही है। इन सब के अलावा अपने विवेक से अपने धर्म को समझिए और धर्म के पथ पे चलिए, यही समाधान है। ठीक है, राकेश सिंह परमार 30 सेकंड फाइनल रिमार्क, और बताइए समाधान। समाधान ये है, मैं शैलेश यादव जी और शर्मा जी को ये कहूंगा कि व्यवहार में आप अपना शर्मा रहे, यादव रहिए, परमार रहिए, दुबे रहिए, ठीक बात है, लेकिन जब हम समाज में हो ना, तो दुबे जी को दूर रखें, शर्मा जी को दूर रखें, परमार की प्रामाणिकता खत्म करें, क्योंकि एक साजिश के तहत हमारे में जातीय जहर घोला गया है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने के लिए। और ये बेमतलब एक मनुस्मृति नाम की काल्पनिक किताब का बेमतलब बढ़ावा दिया गया है। जिसने भी मनुस्मृति की बात की, उसने मनुस्मृति का फोटो दिखाई नहीं कि असल में उसमें लिखा क्या है। उसमें किसी ने ये नहीं कहा, मनुस्मृति में रामायण की बात है ना, राजा राम जी के काल में हमारे हिंदू में कहा गया है कि जब तक डोम के हाथ से सूप नहीं आएगा, हमारा हिंदू का सबसे आदरणीय त्योहार छठ नहीं होगा। जब तक डोम मुखाग्नि नहीं देगा, मेरे दादाजी, माताजी, पिताजी को पुण्य ही नहीं मिलेगा। इसको कोई हाईलाइट ही नहीं करता कि हमारा धर्म बताया गया है कि कुम्हार के हाथ से बर्तन आएगा तो मेरा पूजा होगा। धोबी जब कपड़ा देगा तब मैं उसको पहन करके पूजा में बैठूंगा। मेरा इतना महान धर्म, इतना श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन ये आप विदेश से चंदा लिए लोग, हमारे धर्म को बर्बाद करने के ठेकेदार, एक काल्पनिक नाम पर मनुस्मृति का बहाना करते हैं। हमें इनके कमाई को पहचानना है और समाज में खोज कर। ठीक है राकेश जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें छोटा सा कोटेशन दे रहा हूं, ये कि जिस केवट ने भगवान राम को गंगा पार करवाया था, वो केवट उन्हीं का सहपाठी था और उन्हीं के साथ पढ़ता भी था। तो आप सोच लीजिए कि उस वक्त की वर्ण व्यवस्था क्या थी, और इस वक्त जो वर्ण व्यवस्था फैलाई और बताई जा रही है वो क्या है। हम लोगों को तोड़ने के लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आपकी बात ठीक मानता हूं मैं। रचित जी, सॉल्यूशन जी, हमें इसे एक तो बीमारी की तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैंसर है, और इसके लिए कुछ तो हमें खान पान का परहेज करना पड़ेगा, जैसे सर्वधर्म वड़ा पाव और गंगा जमुनी चुस्की, इसका हमें पूर्ण परित्याग करना पड़ेगा। कोड़ा लहसुन भी है उसी में। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जानना नहीं चाह रहा था उसमें, बट चलिए धन्यवाद, आपने वो बोल दिया। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि हमारे शरीर के किसी अंग में ये कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया है, तो अगर हमें सर्जरी करके उसे बाहर निकालना पड़े
तो हम वो करेंगे, जहां हमें कीमोथेरेपी करने की आवश्यकता पड़े हम वो करेंगे, और उसके अलावा जितनी भी चाहे आयुर्वेद का प्रयोग करना पड़े हमें उसको करके अपने शरीर को इस कैंसर से मुक्त करना पड़ेगा। निहारिका 20 सेकंड फाइनल रिमार्क। राज लहरी जी, मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी कि मेरे को कोई डर नहीं है और मैं ये नहीं मानती कि इसका सोल्यूशन नहीं है। मैंने जो सोल्यूशन दिया था वो यही दिया था कि हमें धर्मयुद्ध करना पड़ेगा और हमें गीता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरी बात रही, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस। अभी फिलहाल में इस चीज के शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस क्या हैं, उसके लिए मैं बोलूंगी पहला तो ये कि हमें फ्रांस के प्रेसिडेंट को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। दूसरा, हमें हलाल रेस्टोरेंट्स में हमें भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि वो बॉयकॉट करेंगे तो हमें भी बहुत सी चीजों का वर्ल्ड ओवर बॉयकॉट करना पड़ेगा। दूसरा, हलाल सर्टिफाइड फूड को हटाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हमें अपने पॉलिटिशियंस को बोलना पड़ेगा कि कृपया इमिग्रेशन रोकिए और जापान की तरह की तकनीक अपनाइए कि वहां पर खास पीसफुल लोगों को वो अपने यहाँ वीजा नहीं देते, हम भी वीजा नहीं देंगे। ठीक है पुनीत जी फाइनल रिमार्क। देखिए, मैं बहुत ही फटाफट सॉल्यूशंस बताऊंगा। हम सबको एक ब्लॉक की तरह संगठित होना पड़ेगा। हमारा धन कितना शांति प्रिय है, सर्वधन नमस्कारम वाला है, लेकिन वह समाधान नहीं है, क्योंकि उनके लिए फ्रांस वाले हो, यूरोप वाले हो, अमेरिका वाले हो, भारत वाले हो, काफिर हैं और मुसलमान हैं। उन लोगों के लिए दो ही धर्म है। उनका वार काफिरों के ऊपर है। इसलिए सबको संगठित होकर उनका इकोनॉमिक बायकॉट करना पड़ेगा, उनको समाज की मुख्य धारा से हटाना होगा जब तक वो समाज की मुख्य धारा में समाहित ना हो जाए। हिंदुओं के ऊपर एक कहावत है कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो या 5वें की अर्थी कंधे पर हो। उस अवधारणा को बदलना पड़ेगा। इस अवधारणा को बदलना पड़ेगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, सारे मुसलमान खराब नहीं होते। मैं मानता हूँ सारे मुसलमान, आतंकवाद ही एक मजहब है। मैं मानता हूँ आतंकवाद ही एक मजहब है भाई साहब। जो खराब है वो सभी फर्जी बातें नहीं हम करते हमारे यहाँ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया और बेहतर बात बोली अखिलेश जी। हाँ जी, नमस्कार। और आई वुड हैव समय आज थोड़ा कम था, बट आई वुड हैव लव टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, एंड माय क्वेश्चन इज डायरेक्टली टू सुरजीत जी। 1945 UN gets established, and UN was established under the prime principles were the liberty, equality, and secularisms. From 1945 to 2000s, it is an international, and 1947 to 50 India is establishing its constitutions based upon the liberal values of the West. That means you are importing, you are accepting, you are copy pasting the liberal values of the West onto yourself. अब 1945 से 50 तक, 1945 से 2000 तक आपको वो लिबरल वैल्यूज बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आप ये भूल गए कि अंडर फ्रॉम 1945 टू 2055 इयर्स द वर्ल्ड वाज हैविंग, उसके अंडर करंट का अपना एजेंडा फैल रहा था। वो अंडर करंट का एजेंडा फैल रहा था। नहीं बता रहे आप, सॉल्यूशन नहीं बता रहे भाई साहब। The solution is, first of all, the solution is, please understand, these liberal values are now coming to hurt you, whether it is Britain, it is France, it is Germany, or it is India. You have to understand there is a nationalism. सभी लोगों ने मिलकर सॉल्यूशन दिया। सुरजीत जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सभी लोगों ने मिलकर सॉल्यूशन दिया, और इसका सॉल्यूशन यही है कि जब हम ये जान जाएंगे कि आतंकवाद खुद एक मजहब है, और ये मजहब कुछ नहीं है, और ये केवल मोहम्मदवाद है। हाँ, ये केवल मोहम्मदवाद है, और इस मोहम्मदवाद को जिस दिन हम जान जाएंगे और मोहम्मदवाद के विरोध में खड़े होंगे, भाई बहन और जाति पाति सब छोड़कर एक होंगे, और अपने यहाँ जो ईस्टर्न इंडिया में होता था, नागा साधु होते थे, उनका काम यही था गुर्दे छीलना। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में रचित जैसे और तमाम ऐसे लोग जो नागा साधु हैं, गुर्दे छीलने का काम करते हैं, और तमाम वो लोग जो सच बोलने का काम करते हैं, उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को सहयोग करें, उन लोगों को जागरूक करें, तमाम लोगों को, ताकि लोग एक साथ खड़े हों, और फ्रांस को भी बेहतर हम नसीहत दे पाए कि किस तरीके से टैकल किया जाता है इस्लाम को
और इस्लामोफोबिया की धज्जियां उड़ानी चाहिए और साथ आना चाहिए। कुल मिलाकर यही है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन कल अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल हम हलाल सर्टिफिकेट पर करेंगे, हलाला पर नहीं, हलाल सर्टिफिकेट पर करेंगे। और ये हलाल इकोनॉमी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जमी हुई है, ये काली कमाई, और किस तरीके से भारत को अंदर से कमजोर कर रही है ये हलाल सर्टिफिकेट जो घूम रहा है, और क्यों वो आपके धर्म के खिलाफ है, क्यों वो हिंदू जो सत्य सनातन धर्म है उसके खिलाफ है। इस पर हम कल बहस करेंगे इन तमाम पैनलिस्ट के साथ जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। कर दीजिए रात के 8 बजे की भी घोषणा कर दीजिए। रात के 8 बजे एक और चर्चित मुद्दे पर SirfNews.com और सत्यान्वेषी भारत एक और मुद्दे पर बात कर रहा है, किस तरीके से जब लव जिहाद पूर्ण नहीं हो पाता है, किस तरीके से एक लड़की को उठाया जाता है और उसको मारा जाता है, गोली मार दी जाती है। और देश के तमाम हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आपसी बेइज्जती और फैमिली की बेइज्जती को ताक पर रखकर सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और देश की तमाम बहू बेटियां हिंदू समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और वो काला कारनामा जो आप सभी लोगों को पता है, किस तरीके से बल्लभगढ़ की लड़की के साथ एक लड़का गोली मार देता है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसे उठाकर किडनैप करने की कोशिश करता है, 2018 में कर चुका है, और उसके परिवार वाले वापस आते और समझौता कर लेते हैं। कैसे हमें इन सारी चीजों से निपटना है, इस मुद्दे पर रात के 8 बजे सुरजीत दासगुप्ता SirfNews.com एडिटर चीफ इस मुद्दे पर बहस करेंगे, और हम सभी लोग होंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें और उस वीडियो को शेयर करें। उस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को SirfNews.com और सत्यान्वेषी भारत के साथ सब लोग। तंत्रा के फाउंडर और उसके सर्वा हमारे साथ है, रचित जी, उनको भी सहयोग कीजिए, उनका भी समर्थन कीजिए, और हमारी बातों को अगर आपको सच लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय